जब झूठ की धुंध घटती है तो सच्चाई को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। यही हाल चीन के साथ हो रहा है। चीन के हथियारों की पोल परत दर परत खुलती जा रही है। वेनेजुएला हो, कंबोडिया हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, जिन जिन देशों ने चीन के हथियार पर भरोसा जताया, सबने धोखा खाया। अब तो खुद चीन भी जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है वो भी कबाड़ की कैटेगरी में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि चीनी मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरा हुआ है और ये मिसाइलें शिनजियांग प्रांत में चीनी रॉकेट फोर्स में तैनात हैं। और खबर ये भी है कि इस रिपोर्ट के बाद शी जिनपिंग ने चीनी रॉकेट फोर्स के प्रमुख को बर्खास्त कर दिया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पश्चिमी चीन में लॉन्च के लिए रेडी खड़ी चीनी परमाणु मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भर गया था। ऐसे में अगर उन मिसाइलों को फायर भी किया जाता तो वो उड़ नहीं पाती। ब्लूमबर्ग ने साल 2024 में अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया था कि भ्रष्टाचार का एक उदाहरण ये था कि पश्चिमी चीन के शिनजियांग मिसाइल फील्ड में साइलो के पूरे एरिया में ऐसे ढक्कन लगाए गए थे जो मिसाइलों को ठीक से लॉन्च होने से रोकते थे। सेना में ये क्लीनिंग ऑपरेशन इक्विपमेंट की समस्याओं की वजह से आई। उदाहरण दिया गया कि साइलो में रखी गई कुछ मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ है। हालांकि द एशिया टाइम्स ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि चीन अपने लिक्विड फ्यूल वाले रॉकेट में प्रोपेलेंट भरकर नहीं रखता है। मिसाइलें साइलों में खाली पड़ी रहती हैं क्योंकि उनमें फ्यूल स्टोर करने से अंदर के टैंक में जंग लग जाएगी। आरोप प्रत्यारोप के बीच चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने हाल ही में जनरल झांग यूक्सिया को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद जनरल झांग यूक्सिया को कई आरोपों में गिरफ्तार भी कर लिया गया। देखिए, ये तकनीकी तो नहीं हो सकती, कोई अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिसमें पानी को एज ए फ्यूल आप इस्तेमाल कर सकें, वो भी मिसाइल्स में। तो ये तो करप्शन का मामला है। इसके अंदर का जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसकी अकाउंटिंग कहाँ गई? उसको आपने ड्रॉ किया मिसाइल में भरने के लिए, लोड करने के लिए, अल्टीमेटली उसको साइफन करके कहाँ किस लोगों को दिया गया? तो ये एक बहुत बड़ा करप्शन का मामला है और इसी के तहत देखिए जिनपिंग ने आज की डेट में मिलिट्री के ऊपर एक्शन किया। करप्शन को हटाने के लिए उन्होंने जनरल झांग यूक्सिया को सैक किया और साथ में जनरल लियू जेनली को सैक किया, क्योंकि ये क्लियर कट अकाउंटिंग का मामला है, करप्शन का मामला, जिसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, जिसमें इसका जो फ्यूल है वो कितने लोगों को, किन तरीके के मिलिशिया फोर्स, किसके हाथ उन्होंने बेचा इसको। चीन की मिसाइल को लेकर हुए खुलासे के बाद दुनिया में चीन के हथियारों को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल हाल के दिनों में जिस तरह से चीनी हथियारों की फजीहतें हुई हैं, उससे चीन के वेपन एक्सपर्ट्स को भी झटका लगा है। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, कैसे युद्ध के मैदान में चीन के हथियार फुस पटाखा साबित हुए हैं। ये तस्वीरें कंबोडिया थाईलैंड में संघर्ष के दौरान वायरल हुई थी, जिसमें दावा ये किया गया था कि चीन का हथियार कैसे युद्ध के मैदान में फ्लॉप साबित हो गया है। वीडियो में दावा किया गया था कि कंबोडियाई सैनिक जब थाईलैंड पर निशाना लगाने के लिए चीनी रॉकेट लॉन्च कर रहे थे तो उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में कई कंबोडियाई सैनिक आ गए। 8 सैनिकों को तो जान भी गंवानी पड़ी। जो चाइनीज का जो वेपन है, इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी एक्यूरेसी, इनकी कंसिस्टेंसी, इस पे हमेशा से सवाल उठता रहा है। और साथ में जो MLRS 90B का सवाल है, सबसे पहले इसका जो सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कितने प्रिसीजन के साथ ये टारगेट को स्ट्राइक करेगा, ये क्वेश्चनेबल था। अगर आप किसी डेजिग्नेटेड टारगेट पे इसको स्ट्राइक करते तो वो उस जगह पे ना गिर के किसी अन्य जगह पे गिरता था, यानी कि जो उसका जो सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी 100 मीटर का होता है तो वो उस इलाके में लैंड नहीं करता था। दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि इसका जो लॉन्चर सिस्टम था वो बहुत हैवी था और इसका फायर कंट्रोल सिस्टम बहुत एक्यूरेट नहीं था। लिहाजा इसकी वजह से उनको तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और साथ में इतना हैवी लॉन्चर था कि और इसके जो एमिनिशन की एफिकेसी जो माउंटेन्स में होनी चाहिए, जो जंगल वाले टेरेन में होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। कंबोडिया की सेना में चीन से खरीदी गई MLRS टाइप 90B रॉकेट का इस्तेमाल होता है और इसी हथियार को थाईलैंड के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया।
कंबोडिया के साथ युद्ध में थाईलैंड भी चीनी टैंकों पर भरोसा कर रहा था और चीन के टैंक थे VT4। VT4 ने रण क्षेत्र में थाईलैंड को धोखा दिया। VT4 का बैरल फट गया और इस वजह से कई सैनिक घायल हो गए। हथियारों की ताकत और भरोसे की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है और रणभूमि में चीन के हथियारों की विश्वसनीयता क्या है, वो धीरे धीरे अब दुनिया के सामने आ रही है। कंबोडिया के साथ युद्ध में थाई सेना के VT4 टैंकों का बैरल फटना चीन के लिए शर्मनाक है। मेन गन के अलावा टैंक का फायर कंट्रोल से जुड़ा टारगेटिंग सिस्टम और उसका लेजर वार्निंग सिस्टम भी खराब हो गया। ये सिस्टम आधुनिक बख्तरबंद लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है, खासकर टारगेट पहचानने, हमले की सटीकता और दुश्मन के लेजर हमले से चेतावनी के लिए। VT4 का जो बैरल फटना है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अगर बैरल में कोई रेसिड्यू रह जाता है और जो प्रोजेक्टाइल जब बैरल से पास करता है तो उसका प्री मेच्योर इग्निशन हो सकता है। ये तमाम ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग वॉर इस तरीके की चीजें नोटिस होती हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो है, जो टारगेट सिस्टम है, जो लेजर वार्निंग सिस्टम है, उसमें कमी अगर पाई जाती तो नेचुरली टैंक की एफिकेसी अफेक्टेड होती है। ये टारगेट सिस्टम होता है क्या? टारगेट सिस्टम में होता है कि जब आप किसी टारगेट को एंगेज करते हैं तो वो टारगेट को पहले लोकेट करता है, उसका रेंज फाइंड करता है, टारगेट को लॉक करता है, फिर उसके ऊपर गोले को फायर करता है। और ये गोले कई प्रकार के होते हैं। अगर इसमें कोई कमी आ गई तो आप टारगेटिंग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से लेजर वार्निंग सिस्टम वो होता है टैंक में, जो आपको इंडिकेशन देता है कि टैंक आपके ऊपर कोई दुश्मन आपको ट्रैक कर रहा है, आपको लॉक कर दिया और आपके ऊपर अब फायरिंग करने वाला है। उसमें कोई ऑप्टिकल डिवाइस भी हो सकती है, उसमें लेजर डेजिग्नेटर भी हो सकता है, कई सारी चीजें होती हैं जिससे क्रू को पता लग जाता है कि अब उसके टैंक के ऊपर फायर आने वाला है। तो तमाम तरीके के वो इवेसिव मेजर अडैप्ट करता है, चाहे वो डिफरेंट लोकेशन, चाहे वो हल डाउन पोजीशन चला जाए या किसी हाइट में चला जाए या अपने को बचाव की स्थिति में लाए। VT4 एक आधुनिक मेन बैटल टैंक है जिसे चीनी कंपनी नॉरिनको ने बनाया है। चीन ने इस टैंक को पाकिस्तान और थाईलैंड समेत कई देशों को एक्सपोर्ट किया है। इस टैंक में 125 mm की स्मूथ बोर गन है जो पारंपरिक गोला बारूद के साथ साथ गन से लॉन्च होने वाले गाइडेड प्रोजेक्टाइल भी फायर कर सकती है। इसके साथ ही टैंक में एक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और लेजर वार्निंग रिसीवर जैसे डिफेंसिव सिस्टम भी है जो युद्ध के दौरान फेल हो गया था। मौजूदा समय में थाई सेना में 62 VT4 टैंक ऑपरेशन है। इस टैंक का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना भी करती है। एक एक करके चीन के तमाम कागजी हथियार पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। मई में भी हमने देखा था किस तरीके से भारत और चीन संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की तरफ से हमला किए जाने के बावजूद चीनी हथियार पूरी तरह से फेल हो गए थे। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जब पाकिस्तान ने चीनी हथियारों की बदौलत भारत को टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हथियार अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही फुस हो गए थे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चीनी हथियार अब केवल कागजी हथियारों तक ही सीमित रह गए हैं। रण क्षेत्र में इनका कोई मोल नहीं। चीन जो खुद अपने तैयार किए एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा नहीं करता, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए खुद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है, उसके यहाँ तैयार एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान इतरा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम के सामने चीन से खरीदे गए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की एक नहीं चली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में तैनात चीन में बना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने करीब 5 साल पहले चीन के साथ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी और चीन ने उस वक्त दावा ये किया था कि चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि रूस का S-400 है। अब दोनों में कितनी समानता है या कितना अंतर है, इसका एक नमूना आपने हाल फिलहाल में देख ही लिया है। रणभूमि में HQ-9 की ताकत कितनी है S-400 के सामने, ये दुनिया ने देखा है। ये तो सभी जानते हैं कि चीनी सामान की कोई गारंटी नहीं होती। जब तक चले तब तक तो ठीक है, लेकिन खराब हुआ तो कबाड़ी भी इसे नहीं लेता। चीन के हथियारों का भी ठीक वैसा ही हाल है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान के अलावा कोई भी देश चीन से डिफेंस डील नहीं कर रहा है। पाकिस्तान भले ही चीन के साथ अपनी दोस्ती का दम भरता हो, हर जगह पर वो ये कहता हो कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पहाड़ों से ऊंची, समंदर से गहरी है, लेकिन असल में ये कितनी खोखली है ये दुनिया जानती है।
हाल फिलहाल में हुए खुलासों के बाद ये बात बिल्कुल सामने आ चुकी है कि चीनी हथियारों ने किस तरीके से पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह से खोखला कर दिया है, या एक तरह से कहें कि उसको दीमक लगा दिया है। चीन के हथियारों की खोखली ताकत को जानने के बावजूद पाकिस्तान चीन से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इसके पीछे पाकिस्तान की मजबूरी भी है। वो चीन के कर्ज जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसके पास कोई और विकल्प है ही नहीं। लिहाजा चीन जो भी करता है पाकिस्तान उसे सर झुकाकर कबूल कर लेता है। स्कॉटम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 से साल 2024 में चीन ने पाकिस्तान को 81% आयातित हथियारों की आपूर्ति की है। 2020 से 24 से 2015 से 19 की तुलना अगर की जाए तो पाकिस्तान ने हथियारों की आयात में 61% की बढ़ोतरी की है। वैसे आंकड़े साफ हैं कि चीन पाकिस्तान पर मेहरबान नहीं बल्कि पाकिस्तान को लूटने खसोटने के लिए अपने कबाड़ हथियारों से थोप रहा है। देखिए, पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज की वजह से आज की डेट में ग्रसित है। जो पाकिस्तान का हाल है सबको पता है। उसकी जो नीतियां रही वो हमेशा से गलत रही। उसने कभी भी प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा नहीं दिया। वो अपने लाइकिंग और एक तरीके के कंपल्शन में वो बाइंग करता है। ना तो वो वर्ल्ड मार्केट को देखता है। उसको चाइना का साथ चाहिए था। चाइना उसको चाहे सही माल दे, चाहे सही हथियार दे, चाहे सब स्टैंडर्ड हथियार दे, उससे उसका कुछ लेना देना होता है। इससे उनकी सिक्योरिटी अफेक्टेड होती है। देखिए, विश्व में तमाम तरीके के हथियार अवेलेबल हैं, चाहे वो अमेरिका दे, चाहे वो रशिया दे, चाहे वो फ्रांस दे, लेकिन पाकिस्तान उनकी तरफ नहीं जाके चाइना के 81% आर्म्स एंड एम्यूनिशन को अपनी सेना में उसने लागू कर रखा है। इसकी वजह उनका एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने चाइना से हमेशा से आर्म डील करता है, और साथ में सी पैक, इतनी बड़ी इकोनॉमिक डिपेंडेंस, इतना सारा लोन, इन सारों को अगर आप मद्देनजर रखें तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो टू चाइना। पाकिस्तान को चीन से मिलने वाले हथियारों में आधुनिक फाइटर जेट, मिसाइल, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। पाकिस्तान में बनाए गए कुछ हथियारों में भी चीन की भूमिका है। इन्हें या तो चीन की कंपनियों ने बनाया है या फिर इनमें चीन की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शुरू हुआ, जब अमेरिकी हथियारों और प्रतिबंधों ने पाकिस्तान को चीन की तरफ लाकर खड़ा कर दिया। चीन ने फाइटर जेट, टैंक और तोपखाने की आपूर्ति की, जिससे दीर्घकालिक संबंधों की नींव पड़ी। चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 का चीन पाकिस्तान समझौता हुआ, जिसके तहत सीमा विवाद का समाधान किया गया और 1966 में सैन्य सहायता शुरू की गई। अब पाकिस्तान में चीनी हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा है। हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हुआ 1962 में, और उसके बाद हिंदुस्तान ने युद्ध लड़ा 1965 में पाकिस्तान में। पाकिस्तान की करारी हार हुई और दोनों देश एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक दूसरे के लिए चाहते थे जो हिंदुस्तान को काउंटर कर सके। तो लिहाजा जो हिंदुस्तान के जो दो दुश्मन थे वो आपस में मित्र बने। इसी के तहत उन्होंने 1966 में एक डिफेंस कॉर्पोरेशन की डील साइन की। इसके तहत चाइना ने तमाम तरीके के आर्म्स एम्यूनिशन को पाकिस्तान को दिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराई और साथ में ट्रेनिंग कराया। इसी एग्रीमेंट के तहत दोनों एक दूसरे को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं। चाइना ने बताया कि उसके पास एक स्ट्रांग एलाई मौजूद है जो एक समय में अमेरिका का एलाई होता था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बताया विश्व को कि वो अमेरिका या वेस्ट की तरफ पूरी तरीके से नहीं देखता। उसने उसका ऑल्टरनेटिव खोज रखा, चाइना। तो इस तरीके से दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी और उन्होंने ये डिफेंस एग्रीमेंट किया। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने 3 जनवरी 2026 की रात ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर और विमान बिना किसी रोक टोक के काराकास में घुसे। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि वहाँ चीन के ही उपकरण थे जो कि फेल हो गए। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान चीन का तथाकथित एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। चीन का दावा था कि उसके रडार अमेरिकी स्टेल्थ विमानों को पलक झपकते ही पकड़ लेंगे, लेकिन हकीकत में वेनेजुएला का आकाश पूरी तरह से खुला रहा और एक ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट करके अमेरिका ले जाया गया। अमेरिका की ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में वेनेजुएला की
चीनी रडार पूरी तरह से फेल हो गई। स्टेल्थ हंटर कहे जाने वाले ये रडार अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की वजह से काम ही नहीं कर पाया और यही वजह है कि अमेरिकी जहाज़ों को वो पकड़ ही नहीं पाए, जिसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला की हवाई सुरक्षा का फेल होना चीन की सैन्य तकनीक पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। पाकिस्तान के बाद वेनेजुएला दूसरा ऐसा देश है जिसने चीनी हथियारों पर भरोसा कर बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। चीन के हथियारों की तमाम कमजोरियां तो हम आपको दिखाए रहे, लेकिन एक और सबसे बड़ी कमजोरी, चीन जिसके साथ भी डिफेंस डील करता है वो केवल हथियारों के निर्यात तक ही संभव होती है, यानी उनके मेंटेनेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहली बात तो चीन के हथियार पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं और अगर कोई मुल्क मेंटेनेंस के तौर पर चीन से कुछ भी मांगता है तो वो बहुत ज़्यादा कीमत में अपने टेक्नीशियंस को वहाँ पर भेजता है, जिससे किसी भी देश के लिए चीन के साथ किसी भी तरह की डिफेंस डील करना बहुत महंगा सौदा साबित हो रहा है। अमेरिका, रूस और फ्रांस के बाद चीन चौथा सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक है। बावजूद इसके रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और स्थिरता के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। खराब गुणवत्ता और सही ढंग से काम नहीं करने की वजह से पिछले कुछ समय में चीन में बने हथियारों को लेकर उसके खरीदार देशों का भरोसा कम हुआ है। ढाका स्थित लेंस एशिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के F-22P फ्रिगेट में बार बार समस्याएं आ रही हैं। फ्रिगेट में बार बार सेंसर और रडार की खराबी के साथ इंजन में भी गड़बड़ियां पाई गई हैं। इसके साथ साथ JF-17 लड़ाकू विमानों में भी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में रेगिस्तानी वातावरण में चीनी स्काई शील्ड लेजर सिस्टम के संचालन में भी कठिनाई आई। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि म्यांमार, नाइजीरिया और JF-17 खरीदने वाले दूसरे देशों की मीडिया ने भी विमानों के जमीन पर उतरने, मिशन कंप्यूटर की खराबी और एयर फ्रेम संबंधी समस्याओं का जिक्र किया। रिपोर्ट में बताया गया कि J-17 के सटीक नहीं होने और कम हथियार ले जाने की क्षमता के कारण नाइजीरिया इटली के M346 FA लड़ाकू जेट खरीदने के लिए मजबूर हुआ है। JF-17 फाइटर जो है, जब इसका कंपैरिजन हम करते हैं तो 4.5 जनरेशन के साथ करते हैं और 4.5 जनरेशन जो हवाई जहाज है, जो डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, उसकी इंजन की कैपेबिलिटी, उसकी जो अपवर्ड मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होता है, एक्सेलरेशन बहुत फास्ट होता है, जबकि JF-17 में ये सारी चीजें कम है। मतलब कि उसका एक्सेलरेशन लिमिटेड है, उसका जो अप फ्लाई करने की जो स्पीड है वो बहुत कम है, लिहाजा वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाता। उस पर पूरी तरीके से जो उसका एयर फ्रेम तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, लिहाजा जो उसको अगर कोई मिसाइल हिट करती है तो उसकी सर्वाइवबिलिटी का क्वेश्चन मार्क है। चीन के खराब हथियार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगहसाई करा रहे हैं। चीन से हथियार खरीदने वाले ज्यादातर देश आज परेशान हैं। कोई खराब मेंटेनेंस से जूझ रहा है तो किसी को खराब बिल्ड क्वालिटी के हथियार मिले हैं। चीन की सैन्य शक्ति फोटो और वीडियो पर बहुत निर्भर करती है। वो ऐसे वीडियो और फोटोज जारी करता है जिसमें उसकी सैन्य शक्ति सबसे मजबूत नजर आए। चीन युद्ध में परखे गए हथियारों से लेकर खुद के प्रति धारणा बनाने और प्रोपेगेंडा फैलाने पर बहुत ज्यादा निर्भर है। चीन की मिलिट्री दरअसल उन्नत दिखने वाले हथियारों को तैयार करती है और उसकी ब्रांडिंग इस तरीके से की जाती है ताकि कहीं ना कहीं दुनिया ये देखे कि चीनी हथियार कितने अव्वल किस्म के हैं। लेकिन इसके पीछे चीन की जो मंशा है वो पूरी तरह से साफ है। पहला तो ये पड़ोसियों को डराना, दूसरा इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका को कम आंकना और अपना दबदबा कायम करना, और चौथा अपने हथियारों को ज्यादा से ज्यादा देशों को बेचना। बांग्लादेश की सेना चीनी हथियारों की टॉप खरीदार है। हालांकि उसे इन हथियारों को लेकर बार बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। बांग्लादेश की नौसेना ने चीन में बने 2 फ्रिगेट्स, एक VNS उमर फारूक और दूसरा VNS अबू अबैदा को कमीशन करने के बाद से ही इनके मेंटेनेंस की चुनौतियों से बांग्लादेश जूझ रहा है। साल 2020 में बांग्लादेश ने चीन से 2 053H3 फ्रिगेट VNS उमर फारूक, VNS अबू अबैदा को खरीदा था। तब दोनों के ही नेविगेशन सिस्टम और गन सिस्टम में खराबी निकल आई। कुछ समय पहले टाइप 053H3 फ्रिगेट और K-8W फाइटर एयरक्राफ्ट ने खराबी के कारण काम करना ही बंद कर दिया। बांग्लादेश ने चीन से FM-90 यानी कि चीनी HQ-7A सिस्टम खरीदा था।
FM-90 को चीन से खरीदे बस मुश्किल से 4 साल ही हुए थे कि अभी इसमें खामियां नजर आने लगी। बांग्लादेश वायुसेना को चीन से मिले F-7 लड़ाकू विमान और K-8W ट्रेनर विमानों के साथ लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें लगे रडार सटीक मार्गों को पूरा करने में विफल रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश सेना के चीन से मंगाए गए MBT-2000 टैंकों को भी स्पेयर पार्ट्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी युद्ध की तैयारियों पर सवालिया निशान लगते जा रहे हैं। ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश ने चाहे वो सबमरीन खरीदी हो चाहे एयरक्राफ्ट चीन से खरीदे हैं, उनको अभी मेंटेन करना बांग्लादेश के लिए बहुत तकलीफ है। और एक तो जब वो हथियार खरीदे गए थे तब भी उनकी जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा लगाई थी चीन ने। उसी प्रकार से उसके जो मेंटेनेंस के लिए जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसकी भी काफ़ी हद तक उसकी जो कीमत है वो ज़्यादा है बनिस्बत वर्ल्ड मार्केट से। चीन ने हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के लिए VT-5 लाइट टैंक को लेकर ऐसा माहौल बनाया कि इससे बेहतर कोई दूसरा टैंक हो ही नहीं सकता। इन्हीं हवाई दावों के झांसे में आकर बांग्लादेश समेत कई छोटे देश चीन के जाल में फंस गए और लाइट टैंक VT-5 के चक्कर में बांग्लादेश अब चीनी टैंक निर्याता कंपनी नॉर्निको के चक्कर काट रहा है। जब झूठ का धुंध छटता है तो सच्चाई को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता, और यही हाल चीन के साथ हो रहा है। दरअसल साल 2019 में बांग्लादेश ने चीन से 44 VT-5 लाइट टैंक की खरीद की थी और साल 2022 से ये टैंक बांग्लादेश को मिलने शुरू भी हो गए। चीनी VT-5 टैंक का पहला ग्राहक बांग्लादेश है और 16 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के विक्ट्री डे परेड में ये टैंक पहली बार नजर आए। अभी बांग्लादेश की सेना उन टैंकों का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए ही कर रही है कि उनकी हालत पस्त होनी शुरू हो गई है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में इस्तेमाल के लिए बनाए गए टैंक समतल इलाके में भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, जिससे बांग्लादेश खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। चीन के रक्षा अनुबंधों में पारदर्शिता का अभाव है और ये सबसे बड़ी वजह है कि कोई भी देश चीन पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि अगर कोई देश चीन के साथ किसी भी रक्षा डील में फंस गया तो उसके बाद उससे निकलना नामुमकिन होता है। या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि चीन एक तरीके से दूसरे मुल्कों को रक्षा अनुबंधों के सहारे अपने कर्ज जाल में फंसा रहा है और ये सबसे बड़ी वजह है कि बहुत से देश अब चीन से कतराने लगे हैं। चीन ने हाल के साल में दुनिया भर के देशों को कई हथियार बेचे, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी खराब है कि अब ये चीन से किनारा करने लगे हैं। यही नहीं, चीनी हथियार जरूरत के हिसाब से धोखा दे रहे हैं, जिससे म्यांमार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल पाकिस्तान और चीन ने मिलकर म्यांमार को बड़ा चूना लगाया। वो कैसे, इसे भी बताते हैं। म्यांमार ने चीन और पाकिस्तान के बनाए JF-17 फाइटर विमान को खरीदा है, जो उसके लिए कबाड़ साबित हुआ। चंद महीने की उड़ान के बाद इन विमानों की बॉडी में बड़े दरार आने लगे। इस वजह से साल 2022 में म्यांमार की वायुसेना ने अपने सभी JF-17 लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JF-17 मिलने के बाद ही इसमें दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान ने साल 2019 से साल 2021 के बीच म्यांमार को JF-17 फाइटर जेट बेचे थे, जो उड़ान के लिए अनफिट करार दे दिए गए। JF-17 लड़ाकू विमान में कई गड़बड़ियां सामने आई। म्यांमार के पास 11 JF-17 फाइटर जेट्स में से एक भी विमान तकनीकी गड़बड़ी की वजह से उड़ान भरने की स्थिति में नहीं माने जाते। यानी म्यांमार की वायुसेना के लिए ये किसी काम के नहीं। म्यांमार को चीन के हथियारों पर इसलिए भरोसा नहीं है कि चीन की जो क्वालिटी है वेपन्स की, उस पे किसी को भरोसा नहीं है कि वो माल फंक्शन करते हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से चीन बताता है खसूसियत और एक पैरामीटर बताता है हथियारों के, वो वैसा नहीं परफॉर्म करते। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से म्यांमार ने जो हथियार चीन से खरीदे हैं, उनके अंदर एक तो वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स बड़ा मुश्किल होता है, और तीसरा ये है वो माल फंक्शन कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि इसीलिए म्यांमार को लगता है कि जो हथियार चीन से लिया है वो उन्होंने गलती की है। सस्ते होने की वजह से चीन के हथियारों की दुनिया भर में डिमांड थी, लेकिन अब चीनी हथियारों की पोल खुलने के बाद से उसके करीबी भी चीनी हथियारों से तौबा करने लगे हैं।
सीप्री की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हथियारों के निर्यात में 5.4% की गिरावट आई है। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि भरोसे में आई दरार है, और ये वो दरार है जिसने चीन के हथियारों पर बाकी दुनिया का भरोसा तोड़ दिया है। अब बहुत से मुल्क या तो चीन के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं या फिर दूसरे विकल्पों की तरफ विचार कर रहे हैं। चीन की सेना अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लेती है। लाइट, कैमरा और एक्शन के जरिए खुद को सर्वशक्तिमान दिखाने की कोशिश करती है, और इसी चकाचौंध को देखकर कई देश धोखा भी खा सकते हैं। चीन अपनी काबिलियत और क्षमता को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाता है प्रोपेगेंडा में, और यही सच्चाई है कि वो उसका एम यह है कि अपने एडवर्सरी को दबाना, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर करना और बढ़ा चढ़ा के अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाना, जिससे जो है दुश्मन देश डर के रहे। तो ये सच्चाई ग्राउंड पे इतनी उसकी काबिलियत और क्षमता नहीं है जितनी वो दिखाता है, और वो एक प्रोपेगेंडा करता है, एक वो साइकोलॉजिकल वारफेयर खेलता है, और आज की तारीख में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, स्पेशली साइकोलॉजिकल वारफेयर के लिए। चीन की तिलिस्मी ताकत की कई बार पोल खुल भी चुकी है। 25 अगस्त 2023 का वाकया है जब चीन की 093417 सबमरीन उसके नौसैनिकों के लिए काल साबित हुई। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने खुलासा करते हुए दावा किया था कि चीन के 55 नौसैनिकों की पीले सागर में पानी के नीचे दम घुटने की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चीन ने अमेरिका और ब्रिटेन की पनडुब्बियों को फंसाने के लिए शंघाई के शंडोंग प्रांत में एक जाल बिछाया था, जिसमें वो खुद ही ट्रैप हो गया। दरअसल उसकी पनडुब्बी ने ऑक्सीजन बनाना बंद कर दिया और उसी में कई सैनिक मारे गए। हालांकि चीन ऐसे किसी भी हादसे से इनकार करता रहा है और दुनिया से छिपाने की कोशिश करता रहा है कि उसकी ताकत और तकनीक में किसी भी तरह की कोई खामी नहीं है। चाइना की एक फेमस सब स्टैंडर्ड क्वालिटी या जिसको बोलते हैं उनकी फितरत दिखती है कि उनका अपना एक सबमरीन पिछले 25 अगस्त को उसके अंदर सैनिकों की डेथ हो गई, क्योंकि उनका ऑक्सीजन सिस्टम काम नहीं कर रहा था जो प्रोड्यूस करता है, जो दम घुटने से वो सारे के सारे सैनिक मारे गए। अगर आप सही मायने में देखें, एक सबमरीन का बेसिक कंसेप्ट है कि उसका ऑक्सीजन कम ना हो, और उससे भी एक बड़ा कंसेप्ट है कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होती है उसको एब्जॉर्ब, सोखने के लिए वो किट होते हैं उसके अंदर कि अगर किसी वजह से गड़बड़ हो जाए। सो ये दोनों जगहों पर फेल होने की वजह से ही उसके सारे सैनिक मारे गए, जो कि अपने आप में बड़ी डेंजरस बात है। चीन की पीएलए ऊपर से इतनी मजबूत लगती है कि सुपर पावर अमेरिका को भी टक्कर दे सके, लेकिन उसकी कई कमजोरियां दिखने लगी हैं। अब तो वो मुल्क भी पछता रहे हैं जिन्होंने चीन के खोखले हथियारों को खरीदा है। चीन के हथियारों की तमाम कमजोरियां तो हम आपको दिखाए रहे, लेकिन एक और सबसे बड़ी कमजोरी, चीन जिसके साथ भी डिफेंस डील करता है वो केवल हथियारों के निर्यात तक ही संभव होती है, यानी उनके मेंटेनेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहली बात तो चीन के हथियार पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं, और अगर कोई मुल्क मेंटेनेंस के तौर पर चीन से कुछ भी मांगता है तो वो बहुत ज़्यादा कीमत में अपने टेक्नीशियंस को वहाँ पर भेजता है, जिससे किसी भी देश के लिए चीन के साथ किसी भी तरह की डिफेंस डील करना बहुत महंगा सौदा साबित हो रहा है। चीन अपने हथियारों को बेचने के लिए खुद को तकनीक में सबसे आगे बताता रहा है। इसके लिए चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ कॉपी का भी सहारा लिया। इसका जीता जागता उदाहरण है उसका 5th जनरेशन फाइटर प्लेन J-20, जो कि अमेरिका के F-22 की कॉपी है। चीन अपने हथियारों को रिवर्स इंजीनियरिंग की बदौलत बनाता है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग होती क्या है? दरअसल किसी भी हथियार को सबसे पहले उसके तमाम पार्ट्स को अलग करना, उसे समझना और फिर उसके बाद उसी तकनीक के हिसाब से उसको बनाना। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी एक हथियार को हम डिसमेंटल कर देते हैं और फिर उसे नए सिरे से नए तरीके से बनाते हैं। ये होती है रिवर्स इंजीनियरिंग।
चीन के पास कागजों पर मॉडर्न हथियार तो हैं, लेकिन जंग में वो कितने कारगर साबित होंगे, इसके बारे में कुछ पक्का कहा नहीं जा सकता। दूसरे देशों की तकनीक चुराने के लिए कुख्यात चीन ने अमेरिका के कई हथियारों की कॉपी कर हथियारों का एक बड़ा जखीरा तैयार किया, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से लेकर स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 की कॉपी तक शामिल है। चीन ने अमेरिका के F-35 और F-22 की कॉपी करके J-31 को तैयार किया। चीन में बनने वाला J-31 एक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन बनाता है। चीन का दावा है कि जो देश अपने लिए अमेरिका में बने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को नहीं खरीद सकते, वो चीन से ये फाइटर जेट खरीद सकते हैं। चीनी J-31 को शेनयांग FC-31 के नाम से भी जाना जाता है। इसे अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर की घटिया कॉपी माना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि J-31 से चीनी वायुसेना खुद दूरी बनाकर रखती है। चाइना की वेपन इंडस्ट्री अपने आप में एक तरीके से सिर्फ कार्बन कॉपी चीजें बनाने के ऊपर टिकी हुई है। उसकी अपनी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। हर एक चीज में उसने, चाहे यूएस का बेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट ले लीजिए, अगर एक एग्जांपल लें तो मुझे लगता है कि J-31 जो वो बना रहे हैं, उन्होंने वो एक F-35 जो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है यूएस का, उसकी कॉपी करी है। उसका पहले फोटो देख लो, उसके ढांचा देख लो, वो ढांचा ज्यों का त्यों लेते हैं। इंजन जो कि जग जाहिर होता है कि कौन सा इंजन कैसा है, वो सब लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ एक चीजें इंटरनल ऐसी होती हैं जो कि आप कभी अपनी ओरिजिनलिटी में नहीं ला पाते अगर आपने आइटम को कॉपी किया है। वहां पर मुझे लगता है कि हैंडीकैप आता है। अमेरिका की F-16 लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने F-22A रैप्टर फाइटर बनाया था, जिसकी गिनती दुनिया के अत्याधुनिक लड़ाकू जहाजों में होती है। जुलाई 2014 के आखिर में चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन चेंगडू ने J-20 लड़ाकू विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस जहाज की डिजाइनिंग F-22 रैप्टर और अमेरिकी नेवी में इस्तेमाल होने वाले F-35 फाइटर प्लेन से मिलती जुलती है। जुलाई 2014 में अमेरिका ने एक चीनी बिजनेसमैन को पकड़ा था जो जासूसी कर रहा था। दरअसल उसने अमेरिका के F-35 और F-22 का डेटा चुराकर चीन को भेजा था और अमेरिका का मानना है कि यही एक बड़ी वजह है कि चीनी हैकर्स ने अमेरिकी डिफेंस और कॉन्ट्रैक्टर्स पर साइबर अटैक करने के बाद F-35 और F-22 का डेटा हासिल किया। चीनी फौज LAC से लेकर दक्षिण चीन सागर में अपने हथियारों की नुमाइश के चाहे जितने भी स्वांग रचे, अपनी सेना का चाहे जितना भी झूठा पराक्रम दिखा ले, दुनिया जानती है कि वो अपने फर्जी हथियारों के दम पर जंग नहीं लड़ सकता। और यही वजह है कि वो आर पार या फिर आमने सामने की जंग से बचता है। इसीलिए उसने दुनिया को धमकाने का नया तरीका इजाद कर लिया है, और वो तरीका था दुनिया भर के हथियारों को चुरा कर उसकी नकल तैयार करना। बीते 30 साल से चीन इसी मिशन में लगा हुआ है। चीन अपने इकलौते स्टेल्थ अटैक हेलीकॉप्टर Z-20 पर बहुत ज्यादा इतराता है, लेकिन सच तो ये है कि हेलीकॉप्टर और कुछ नहीं बल्कि अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की डुप्लीकेट कॉपी है। साल 2011 में अमेरिकी सील का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में क्रैश हो गया था। उसी मलबे को हासिल कर चीन ने जुगाड़ कर ये हेलीकॉप्टर बना डाला। ये देखने में भले ही ब्लैक हॉक जैसा हो, लेकिन काम कितना करता है इसे लेकर चीन ने भी कोई गारंटी नहीं दी है। चीन जिस J-10 विमान को अपनी इजाद बताता है, अब उसका भी सच जान लीजिए। यह अमेरिका की F-16 की कार्बन कॉपी है। अमेरिका इस प्लेन को लावी के नाम से इजराइल के लिए बना रहा था। इजराइल से जानकारी चीन ने हथियाई और हूबहू F-16 जैसा दिखने वाला जेट तैयार कर लिया। लेकिन ये जेट युद्ध भूमि में दम दिखाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
चाइना क्लेम करता है, प्रोपोगंडा करता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता है कि उसका J-10 स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जबकि ये जग जाहिर है कि वो बिल्कुल टोटल एब्सोल्यूट फोटोस्टैट कॉपी, कार्बन कॉपी, कौन सी कॉपी, स्कैंड कॉपी बोल दीजिए, वो F-16 की है। सीधी सीधी बात है, ये एक ओपन सीक्रेट है, बट उसमें जो टेक्नोलॉजी अंदर है वो डिपेंड करेगी कि किस तरीके से आप क्रिएट कर पाते हो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको शायद ना मिल पाए, क्योंकि कुछ ना कुछ रहता है जो ओरिजिनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा बनाई हुई चीज़ होती है, वर्सेस एक कार्बन कॉपी आइटम जो होता है वो कभी भी मुझे नहीं लगता कि उस अंदाज से परफॉर्म करेगा जैसा ओरिजिनल होगा। कार्बन कॉपी होता है, फोटोस्टैट कॉपी होता है, ओरिजिनल के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं। बात जब डिजाइन चोरी की हो और डुप्लीकेट माल बनाने की हो तो चीन किसी को नहीं बख्शता। रूस ने जब चीन को अपने सुखोई 33 विमान के डिजाइन सीक्रेट देने से मना कर दिया तो चीन ने यूक्रेन से Su-33 का एक विमान ट्रेनिंग के लिए खरीदा और उसकी डुप्लीकेट कॉपी J-15 के नाम से तैयार कर डाली। दिखता भले ही ये सुखोई जैसा है, लेकिन असली सुखोई के सामने कितनी देर तक टिकेगा, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिकी ट्रेड वॉर के चलते चीन और रूस एक दूसरे के नजदीक आए। बावजूद इसके रूस अपने कई हथियारों की टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण चीन को नहीं करता है। भारत और चीन ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, लेकिन रूस ने भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हस्ताक्षर किए, जबकि चीन के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद नकदी से जूझ रहे रूस ने अपने गौरव कहे जाने वाले सुखोई 27 को चीन को बेच दिया। चीन ने मोलभाव करके 2 दर्जन की जगह 200 और लड़ाकू विमानों को बनाने का लाइसेंस हासिल कर लिया, लेकिन साल 2004 में यह लाइसेंस कैंसिल हो गया, जिसके बाद चीन ने अपना J-11B लड़ाकू विमान तैयार किया। शेन्यांग J-11B दिखने में रूस के S-27 जैसा है। चीन ने नकल करके शेन्यांग J-11B बना तो लिया, लेकिन ताकत और क्षमता के मामले में रूस के सुखोई 27 के पास तक नहीं फटक पाता। अमेरिका का ये दूसरा सबसे बेहतरीन नंबर का विमान है F-22, जिसे हथियार की दुनिया में रैप्टर के नाम से जाना जाता है। 1999 में यूगोस्लाविया में नाटो कार्रवाई के दौरान एक अमेरिकी F-22 जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चीन ने इसका मलबा हासिल कर लिया और इसकी भी डुप्लीकेट कॉपी J-20 के नाम से तैयार कर डाली। चीन की कंपनी स्टार यूवी सिस्टम ने स्टार शैडो के नाम से एक ड्रोन डेवलप किया है, जो अमेरिका के मौजूदा X-47B का क्लोन दिखता है। चीन ने पहले इस ड्रोन के फोटो और डिजाइन हासिल किए और बाद में ईरान में एक दुर्घटनाग्रस्त ड्रोन को हासिल करके इसकी टेक्नोलॉजी बना ली। वहीं अमेरिका में मौजूद एक चीनी जासूस ने X-47B ड्रोन के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और दस्तावेजों को चीन को बेच दिया। माना जाता है कि X-47B ड्रोन की बाकी पेचीदगियां चीन ने साइबर अटैक के जरिए हासिल कर ली। अब सवाल यहाँ पर यह है कि चीन ने दुनिया की नकल करके अपने हथियार तो बना लिए, जिसको हम नकल किए हुए हथियार कहते हैं, लेकिन रण क्षेत्र में कभी भी उसका परीक्षण नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असली और नकली में फिर कितना फर्क होगा। सवाल ये भी है कि चीन इन नकली हथियारों की बदौलत केवल दुनिया पर अपनी हेकड़ी जमाता है, धरातल पर वो पूरी तरह से शून्य है। चीन की कंपनियों के प्रति कम होते विश्वास का असर उसके हथियार कारोबार पर भी दिखने लगा है। दुनिया भर में चीन की कंपनियों के प्रति पहले ही विश्वास उठ चुका है। अब चीन से हथियार खरीदने वाले देश भी दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।